You cannot miss this smart planner if you are planning to score 60 plus in audit. हाय दिस इज सी एस सक्षम जैन और मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा प्लानर लेके आया हूँ जिसमें अपन सारे एरिया सारे डाउट्स जो बच्चों के मन में आते हैं, चाहे वो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे रिविजन्स की प्लानिंग से रिलेटेड हो, क्वेश्चन से रिलेटेड हो, ए टू जेड मैं सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। फ्लो ऑफ चैप्टर्स आपका कितना होना चाहिए, रिविजन्स कितने होने चाहिए, रिविजन्स में कितना टाइम लगना चाहिए, अपन सारी बातें करेंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ऑडिट में। इसके बाद में मेरे हिसाब से कोई भी डाउट नहीं आएगा। आपको प्रॉपर तरीके से आपका प्लानर मैं आपको बना के दे दूंगा किस तरीके से आपको चलना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हो सो डैट ये बाकी बच्चों तक भी पहुंच सके। सो गाइस, अपन बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, दैट इज हमको पहले हमारा फोकस हमेशा कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। ऑडिट में अपन को पता है सर, आंसर याद भी करना है, याद करेंगे तो ही एग्जाम में लिख के आ पाएंगे, ये बहुत बेसिक चीज है। बट आपको याद तभी हो सकता है जब उसका कॉन्सेप्ट समझाए, पीछे क्या कहानी है उसकी, पीछे उसके कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज अगर नहीं समझी और केवल याद कर लिया ना, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होगी। आईसीआई का न्यू ट्रेंड है, क्वेश्चंस केस स्टडी फॉर्म में आ रहे हैं, एनालिटिकल स्टडी एनालिटिकल स्किल्स आपसे पूछी जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, सीधे रेक्टिफिकेशन करोगे ना, अल्टीमेटली आप भूल जाओगे उसको। बट हाँ, एक बार अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, उसके बाद में अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, रिविजन्स करी, चीजें याद हो जाएगी। तो अभी अभी आप ये सोचो कि सर पहली बार में चीजें याद हो जाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। बट पहली बार में आपने सपोज करो चीजें याद कर ली, पर उसको केवल रेक्टिफिकेशन करा, तो आगे जाके भूल जाओगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद में आपको याद करना है। वो याद करने के लिए रिविजन्स होते हैं, रिविजन से आपको याद हो जाता है। ठीक है क्या, पहली चीज। तो दूसरी चीज, ऐसे कोई बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने या तो ऑडिट की क्लासेस ही स्टार्ट नहीं करी है या ऑडिट की क्लासेस चल रही है, तो आपका फोकस क्लियरली होना चाहिए, सर पूरा का पूरा मेरे को क्लास में केवल और केवल कॉन्सेप्ट को समझना है। आपका केवल और केवल ये फोकस होना चाहिए। चाहे तो अगर आपने क्लासेस स्टार्ट नहीं करी है तो आप हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। बैच की डिटेल डल रखी है, डेमो देख रखा है, वो आप अभी यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, मैं अभी उस पर बात नहीं करूँगा। अब कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्या कॉन्सेप्ट इनफ है? अगेन आंसर इज नो। सर आपको क्वेश्चन तो साथ में करना ही पड़ेगा। बट मेरी बात को सुनो सर, इंस्टीट्यूट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है और ये लास्ट जितने भी आपके 3-4 अटेम्प्ट के एमटीपीज है वहाँ पे अच्छे अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। आईसीएस स्टडी मटेरियल के टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के हैं, तो आपको उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ सर। अब अप्रोच क्या है, सिंपल कि आपने एक बार चैप्टर पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए। अब आप पहले ये फिगर आउट करो कि सर कौन से क्वेश्चंस है जो बिल्कुल डायरेक्ट है। अगर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस है तो सर उनको कट करना स्टार्ट करो। आपको यही तो स्मार्ट अप्रोच करनी है। अभी बल्कि सा क्वेश्चन बैंक अगले रिवीजन में भी लेके जाओगे तो आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी। आपको कट करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट फॉर्म में मिलेंगे। यहां तक कि कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, उनमें भी सीधे रिक्वायरमेंट आप पढ़ोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही दे रखा होता है, बस वो केस स्टडी फॉर्म का हवा बना रखा होता है। तो मेरा सिंपल सा सजेशन है, अगर आपको अपने रिविजन्स में एफिशिएंसी लेके आनी है तो क्वेश्चंस को कट करो, डायरेक्ट क्वेश्चंस को कट करो। हाँ, एमटीपीज आईसीएस स्टडी मटेरियल टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस आपको मार्क करने चाहिए, अगले रिविजन्स में भी आपको उनको बिल्कुल करने हैं। ठीक है सर। देन सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना भाई, कोई सा भी चैप्टर चालू करो ना, उसको उसमें ये मत करो कि सर 80% टॉपिक पढ़ लिया, 20% सर हार्ड है उसको छोड़ दिया। इंस्टीट्यूट का नया ट्रेंड है कि इंस्टीट्यूट सर ये नहीं है कि सर पुराने जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें से क्वेश्चंस पूछ लेगा। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट में नए क्वेश्चंस लेके आता है और ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जहां से कभी पूछा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सर चैप्टर नंबर 1 कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 1 में कोई इफ एंड बट नहीं, चैप्टर नंबर 1 पूरा कर रहे हैं। मतलब ऐसा क्या होता है सर, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे चैप्टर नंबर 2 का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2 अटेम्प्ट पहले डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान का क्वेश्चन आया था, इंस्टीट्यूट ने आज तक वो क्वेश्चन नहीं पूछा था। हाँ, मेरे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में वो लिस्ट थी। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन लग गया था। ठीक है, अब वो बच्चे ने पूरा चैप्टर कर लिया, सपोज करो क्वेश्चन बैंक से करा। क्वेश्चन बैंक में किसी के भी वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान शायद नहीं दिखे, क्योंकि क्वेश्चन आया ही नहीं कभी। तो आप ये गलती मत करो कि सर केवल और केवल क्वेश्चन बैंक पे रिलाय कर रहे हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बैंक में ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां पे इंस्टीट्यूट ने आज तक क्वेश्चन पूछा नहीं होगा, वो इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा। तो कोई भी चैप्टर करो, उसके सारे एरियाज को कवर करो, ये एक और छोटा सा टिप है।
पता पड़ा सर पूरी मेहनत कर ली और इंस्टीट्यूट ने वो नए एरिया से क्वेश्चन पूछ लिया या ऐसे एरिया से क्वेश्चन पूछ लिया जो हमने करा ही नहीं था सर, गए 4 में से 4 नंबर। ठीक है सर। देन क्लासेस पेंडिंग है तो सर क्या, क्लासेस पेंडिंग है तो सिंपल सी अप्रोच रखो, क्लासेस को कंप्लीट करो। इसमें कोई इफ एंड बट तो आई नहीं। बट हाँ, अभी बस इतना सा करो कि आपका जैन 2026 एग्जाम है, मतलब एग्जाम में टाइम मुश्किल से 90 दिन का बचा है, तो आप क्लासेस के साथ में अपने रिविजन्स को बढ़ा दो। मतलब क्लास कंप्लीट करो, जैसे 2 घंटे की क्लास कर रहे हो, 2 घंटे के बाद में 40-45 मिनट्स के आपके रिविजन्स होने चाहिए खुद के। ठीक है सर। देन सर फ्लो ऑफ चैप्टर्स कैसा होना चाहिए, फ्लो ऑफ चैप्टर्स मैं बहुत क्लियर हूँ मेरे माइंड में कि सर आपको इसी तरीके से फॉलो करना है, कोई इफ एंड कोई बट है ही नहीं। मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा, प्लीज़ 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 फोकस करते हुए चलना। चैप्टर नंबर 1 आपका सबसे इजी चैप्टर है, 4 से 6 नंबर की वेटेज है, बहुत इजी चैप्टर है। उसके बाद में 1 के बाद में उठाना 11, इंटरलिंक होएगा भी चीज़ें। 11 के बाद में उठाना 2 और 2 के बाद में उठाना 6, सारे चैप्टर्स इंटरलिंक होते हैं। ये आपके 4 चैप्टर में आराम से बोलूँ ना 30 मार्क्स की वेटेज कवर कर लेते हैं। चारों चैप्टर बहुत आसान है, 1, 11, 2, 6। अगर आप पूरे पूरे दिन भर ऑडिट पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं बोलता हूँ आराम से आपके फर्स्ट रिवीजन में जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, आपके 3 दिन में ये चारों चैप्टर आराम से कंफर्टेबली हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद में राजा आपको चैप्टर नंबर 4 करना है। तो चैप्टर नंबर 4 तो बहुत लेंदी है, तो क्या हुआ, स्कोरिंग भी तो है, ईजी भी तो है। अभी चैप्टर नंबर 4 में क्या तुम्हें चीज़ को समझना है कि चैप्टर नंबर 4 में जैसे 500 है, 501 है, 505 है, 510 है, 550 है। सर ये 5 स्टैंडर्ड बहुत ही बच्चों वाले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इजी स्टैंडर्ड है और यहाँ से 4 से 8 नंबर का एरिया टारगेट हो जाता है। देन 520 530 हाँ लेंदी है, थोड़ा सा टफ पड़ता है। 610 थोड़ा सा लेंदी है, अग्री करता हूँ, बताता हूँ उसके बारे में थोड़ी सी अभी बात करता हूँ, सुनना। चैप्टर 4 के बाद में चैप्टर नंबर 7 पे जा सकते हो। अगेन चैप्टर नंबर 7 सर स्टैंडर्ड से केवल इजी चैप्टर है, 10 से 12 नंबर की वेटेज कर लेता है। कुछ स्टैंडर्ड बहुत छोटे छोटे हैं, 260 265 450 छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है, 580 560 570 थोड़े से लेंदी स्टैंडर्ड है। ओवरऑल चैप्टर इज वेरी स्टैंडर्ड, वेरी एवरेज आई शुड से। 55 से 60 मार्क्स की यहाँ पे आपकी कवरेज हो गई राजा। और मैं बोलता हूँ सर ये आपका सबसे प्रायोरिटी टॉपिक्स होने चाहिए ऑडिट में, मतलब आपको ये पास कराएगी। और 55 में से 60 मतलब 55 से 60 मार्क्स है ना, अपना टारगेट होना चाहिए कि अपन को एनी हाउ सर 30 से 35 नंबर यहाँ से लेके आने ही आना है। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा सर, चीज़ें याद नहीं हो रही है, मैं आपको बोलता हूँ सर 1.5 डेज में मैंने इस बार मैराथन लेके आया था मैं फॉर लास्ट अटैम्प्ट, सेम डे कुछ 25 एक हज़ार व्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद आया था, चीज़ें याद हुई थी, चीज़ें रिटेन हुई थी, कॉन्सेप्ट हमने उसमें क्विकली कवर अप कर लिया था। वो मैराथन आप बिल्कुल देख सकते हो सर। इसमें एक और छोटी सी चीज़ बता दूँ, ऐसे 520 ऐसे 530 एथिक्स और इंडिपेंडेंस, ये एक ऐसे टॉपिक्स है सर जहाँ पे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा टारगेट होते हैं। उसके लिए आपको एमसीक्यू मैराथन देखनी चाहिए, 100% देखनी चाहिए। एमसीक्यू मैराथन जैसी चीज़ है भी नहीं, बस वो मेरी एक यूनिक चीज़ है जो बनाई हुई है। प्लस केस स्टडी बुकलेट के जब आप क्वेश्चंस करोगे, रिसेंट आरटीपीज एमटीपीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करोगे, आपके एमसीक्यू की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब 520 530 में जो मैंने बात बोली ना पहले, उसमें इतना सा ध्यान रखो कि सर हर चीज़ को याद नहीं करा जा सकता। 520 530 में से ऐसे एरियाज है जहाँ पे आप, जैसे आप एमसीक्यू मैराथन देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि सर कुछ एरियाज तो बिल्कुल मेरे को कॉन्सेप्ट समझ के चलने हैं। स्पेसिफिकली 530 में 530 जितना लेंथी दिखता है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना उसका, आपका काम हो गया सर। बहुत सारे एमसीक्यूज टारगेट हो सकते हैं यहाँ से, मतलब ऐसा कोई अटेम्प्ट भी मिलेगा सर जहाँ से इंस्टीट्यूट यहाँ से 8 नंबर के एमसीक्यूज पुटअप कर रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एमसीक्यू मैराथन बोल ही रहा हूँ, देखनी है। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, बुकलेट जो इंस्टीट्यूट की है प्लस आरटीपीज एमटीपीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू के, आपका काम हो जाएगा मक्खन की तरह। तो फर्स्ट फोकस आपका 55 से 60 नंबर पे होना चाहिए, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ये एक डिवीजन है आपके लिए। ठीक है सर। अब दूसरे डिवीजन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं सर चैप्टर नंबर 5। सर चैप्टर होता ही नहीं है, पहली बात सुन, चैप्टर नहीं होता ना, करना पड़ता है। 18 से 22 नंबर की वेटेज है, 18 से 22 नंबर की वेटेज में 4 हिस्सों में बांट चैप्टर को, बैलेंस शीट आइटम, पीएनएल आइटम, असर्शन, डिस्क्लोजर। पहले असर्शन का मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, भयंकर तरीके से असर्शन का मतलब तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे 12 मिनट का वीडियो है, सर्च करना असर्शन बाय सक्शन, समझ में आ जाएगा। वो कहानी समझ में आ गई तुम्हें, तो उसके बाद में तुम्हें बैलेंस शीट और पीएनएल की स्टोरी समझ में आना स्टार्ट होगी। चैप्टर नंबर 5 में क्या है सर, हर असर्शन मतलब हर पर्टिकुलर लेट से डेटर है, तो डेटर से रिलेटेड अलग अलग असर्शन से रिलेटेड अलग अलग प्रोसीजर है।
तो जब तक आपको वो असर्शन का कॉन्सेप्ट समझेगा नहीं ना, आप मिक्स मर्ज करते रहोगे। इस चैप्टर को मेरा ये सजेशन है कि सर आप टुकड़ों में करो, टुकड़ों में करो। और रोज का अगर आप इसको चैप्टर को एक एक 1.5 घंटा दोगे ना, तो मेरे हिसाब से 7 से 8 दिन में आप कंफर्टेबली कर लोगे। एक साथ इस चैप्टर में खिचड़ी पक जाती है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो मैंने डाल रखा है, बिल्कुल उसको चेकआउट करना, टाइम स्टैम्प दे रखा है। किसी भी कॉन्सेप्ट में अटको, चैप्टर नंबर 5 को वीडियो देख लेना, मतलब टाइम स्टैम्प देख लेना, आपको मक्खन की तरह वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है सर। देन बात करते हैं सर चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 यू नीड अ स्मार्ट अप्रोच। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से करना है, बाकी के टॉपिक्स को थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है। मतलब चैप्टर नंबर 9 में ऐसा नहीं कर सकते वर्ड टू वर्ड याद कर लो, पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। चैप्टर नंबर 9 में गवर्नमेंट ऑडिट, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अच्छे से होने चाहिए। बाकी के टॉपिक्स पे यू नीड टू हैव अ क्वेश्चन अप्रोच रादर देन कि एक एक कॉन्सेप्ट को आप रट लो, वो नहीं कर सकते इसमें। देन चैप्टर नंबर 10, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको पता है सर चैप्टर नंबर 10 आपको पहले करना है। बट चैप्टर नंबर 10 ओवरऑल बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, मेरे को तो लगता है सर सबसे फर्जी चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में सिंपल सा मैं बोलता हूँ, ऑडिट और बैंक्स में अगर आपको डिफिकल्ट लगता है ना, मैं आपको आपसे 70 मिनट्स ले रहा हूँ बस। 70 मिनट्स में सर एक कॉन्सेप्शुअल रिवीजन का मैंने वीडियो डाल रखा है ऑडिट और बैंक्स का। ठीक है सर, आप वो एक बार देख लो सर, आपको ऐसा लगेगा सर इससे इजी चैप्टर ही नहीं है। सर पता नहीं क्यों डिफिकल्ट चैप्टर बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, अंडरस्टैंडिंग वाली पार्ट है ना, चीज़ों को समझने वाली पार्ट है। रट्टाफिकेशन नहीं है यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में। ऑडिट ऑफ बैंक्स केवल और केवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही ये चैप्टर होएगा, वरना ये चैप्टर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। इंस्टीट्यूट अगेन, इंस्टीट्यूट के लिए एक ऐसा ग्रे एरिया जहाँ से इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज पूछता ही पूछता है। तो चैप्टर नंबर 10 में मैं सिंपल बोलता हूँ, कॉन्सेप्शुअल रिवीजन वाला वीडियो देखना, 1 घंटा 10 मिनट, भाई साहब अलग लेवल की आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वहाँ पे आप कमेंट्स देखोगे ना बच्चों के, तो आपको लगेगा यार इतना इजी चैप्टर है क्या, बच्चे इतना इतना इजी चैप्टर क्यों बोल रहे हैं, इस चैप्टर को बहुत इजी चैप्टर है, फर्जी चैप्टर है। आपको बात समझ में आई क्या? हाँ सर। तो मैंने आपको एक आइडिया भी दे दिया कि किस तरीके से आपकी वेटेज है, किस तरीके से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। अब सर बात करते हैं सर, क्या क्वेश्चंस की हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस आपको बिल्कुल करनी चाहिए सर। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स की फ्रेमिंग आपको करनी ही चाहिए, लिखना आना चाहिए। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ सर। आप बोलोगे सर आप क्यों सर ये राइटिंग प्रैक्टिस बैच को इतना बोलते हो बार बार। राइटिंग प्रैक्टिस बैच इज़ अ अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर योर फियर ऑफ क्वेश्चन राइटिंग, मतलब आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे क्या करनी है। भाई माहौल वाला है, 9 घंटे तुम्हें देने हैं, और 9 घंटे में मैंने तुम्हें इतने प्यारे प्यारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर लिखवाए ना, कि तुम्हें लगेगा सर फिर कुछ भी आ जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, हमको आंसर लिखना आता है सर। बढ़िया बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करे इन ओनली 9 आवर्स। एंड आपको बता दूँ सर 1100 रुपीज़ उसकी प्राइस चल रही है, इंक्लूडिंग बुक्स। मार्केट में टीचर्स की बुक्स आती है 30 रुपीज़ की, बुक्स में ये एडिशनल चीज़ केवल मैं देता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग जो मैंने निकाली है। ठीक है, इसका एक डेमो वीडियो डाल रखा मैंने 40 मिनट का, आपको आइडिया हो जाएगा सर ये क्या यूनिक चीज़ बना दी है। ठीक है सर। देन राजा एक चीज़ बोलूँ सर, सेल्फ स्टडी इज़ अ मस्ट। सेल्फ स्टडी में अगर कोई कॉन्सेप्ट में अटकते हो तो रिवीजन वीडियोस आपके लिए है, वो आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। सर कितने रिवीजन्स हमको प्लान करके चलने चाहिए? आपको 3 रिवीजन्स प्लान करने चाहिए। अगर आप सिंगल डे के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आप मल्टी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेना। प्लान 3 रिवीजन्स। आपका फर्स्ट रिवीजन 10 से 12 दिन लेगा। 10 से 12 दिन आप ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई और सब्जेक्ट भी आप थोड़ा थोड़ा कर लो। 10 से 12 डे। सेकंड रिवीजन 6 to 7 डेज बोल रहा हूँ, एंड थर्ड रिवीजन आपको 3 से 4 डे का बोल रहा हूँ। ठीक है सर। जनवरी 2026 एग्जाम है, तो आपको पता है सर 2.5 डेज का गैप है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थर्ड रिवीजन में 3 से 4 दिन दिए, अदरवाइज ये थोड़ा सा चेंज में करता। अब आपको यहाँ पे एक छोटी सी मसाला करना है सर। क्या होता है ऑडिट में ज़्यादा गैप आता है ना, भूलना स्टार्ट कर देते हैं, मानते नहीं मानते ये बात, गजनी है अपन सर। आपको करना क्या है सर, आपने 10-12 दिन पढ़ लिया, एक स्लॉट खत्म हो गया, अब आपको पता है सर ये गैप मेरा आएगा 20 से 25 दिन का, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा सा टाइम चुराओ। सर बाकी सब्जेक्ट जो आप कर रहे हो ना, उनमें से आपको क्या करना है, कभी 111 चैप्टर को मैंने 2 घंटे दे दिए और वो चैप्टर रिवाइज कर लिया, कभी चैप्टर नंबर 6 को मैंने रिवाइज कर लिया, मतलब कि कुछ तो ऐसा होगा नहीं। कुछ कुछ पोर्शन जो मैंने आपके प्रायोरिटी टॉपिक्स बोले ना, इन चैप्टर्स को मैं फ्रीक्वेंटली रिवाइज करूंगा। तो पता क्या पड़ेगा सर, ये रिवीजन 2 तक आते वक्त मेरे को ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर इन 60 नंबर्स में तो सर अपन है भाई, अपन कर लेंगे। मतलब आपकी तैयारी यहीं पे पास होने की हो जाती है 30 से 35 नंबर की।
60 में से 30 से 35 नंबर का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो टारगेट अचीव करना है तो आपको यही थोड़ा सा स्मार्टली करना पड़ेगा कि सर आप अकाउंट्स कर रहे हो पूरे दिन भर, ठीक है यार बोर हो रहे हैं, चलो ना यार तो ये चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इफ़ यू आर मोटिवेटेड, मेरे हिसाब से आपको एग्जामिशन से कोई रोक ही नहीं सकता। दिस शुड बी योर क्लियर कट प्लान, इसमें कोई इफ़ कोई बट नहीं है, बिल्कुल तरीके से बच्चों के माइंड के हिसाब से, बच्चों को कहाँ डिफिकल्टी आती है, क्या प्रॉब्लम होती है, उसके हिसाब से आपको प्लान बनाया है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये अल्टीमेट प्लानर है आपके लिए। वीडियो पसंद आया जल्दी से लाइक कर दो और शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ में जो ऑडिट से काफ़ी परेशान है, बहुत जनता परेशान है, शेयर करो उनको, ठीक है क्या। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आता रहता है। थैंक यू सो मच।